हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थानी चित्रकला शैली के बारे में। राजस्थानी शैली की संपूर्ण जानकारी, देन एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में जिन्होंने मिस कर दिया वो ज़रूर क्लासेस अटेंड कीजिएगा। लास्ट क्लास में अभ्रंश शैली के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ क्लासेस हुई थी। आज राजस्थानी शैली को कवर करना है, तो देखिए राजस्थानी शैली के किस एरिया को कवर करना है। लाइक ये राजस्थानी शैली है। राजस्थानी शैली राजस्थान में पनपी थी। कौन सा एरिया था? पश्चिमी या फिर उत्तरी? उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करूंगी राजस्थानी शैली के बारे में। राजस्थानी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। राजस्थानी शैली का एग्जैक्ट टाइम क्या रहा था? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16वीं से 19वीं शती, ये एग्जैक्ट टाइम है राजस्थानी शैली का। डैट मीन्स अगर चरम राजस्थानी शैली पूछा जाए, चरम राजस्थानी शैली वो 17वीं से 19वीं शती तक का है चरम राजस्थानी शैली। ठीक है, देखिए एक बात और बता देती हूँ, 16वीं से लेकर 19वीं शती का जो एग्जैक्ट टाइम है वो भारत में दक्षिणी दक्षिणी मुगल मुगल और राजस्थानी में देखने को मिल जाएगा। राजस्थानी, ये तीनों का एग्जैक्ट टाइम रहा था 16वीं से 19वीं, 16वीं से 19वीं तक का टाइम याद हो गया आपको। अब देखिए इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है श्रृंगारिक शैली। श्रृंगारिक शैली, श्रृंगारिक शैली, श्रृंगारिक चित्रकला। श्रृंगारिक चित्रकला क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो दूसरा श्रृंगारिक शैली के नाम से जाना जाता है। यह शैली कहाँ पर पनपी थी? तो अभी हमने डिस्क्राइब किया हुआ था कि यह शैली भारत के उत्तरी पश्चिमी में पनपी थी। उत्तरी पश्चिमी में पनपी थी भारत के राजस्थानी शैली। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1829 ईस्वी में कर्नल टार्ड ने इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक कर्नल टार्ड की थी। इन्होंने सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल टार्ड ने 1829 ईस्वी में अपने पुस्तक एनस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। उसके बाद नवंबर 1956 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राजस्थान नाम से स्वीकार किया। राजस्थान नाम से स्वीकार किया भारत सरकार ने 1956 में। अंग्रेज लोग इसे कहते थे राजपुताना। राजपुताना कहकर अंग्रेज लोग इसे बुलाते थे। राजस्थान शब्द को अंग्रेज लोग राजपुताना कहकर बुलाते थे, कहकर पुकारते थे। अन्य नाम था इसका, अगर पूछा जाए कि अन्य क्या क्या नाम था, तो अन्य नाम था रजवाड़ा, रजवाड़ा या फिर रायथान। रायथान, रजवाड़ा या रायथान इसका अन्य नाम रहा है राजस्थानी शैली का। 1956, नवंबर 1956 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राजस्थान नाम से स्वीकार किया। अंग्रेज लोग बुलाते थे राजपुताना, अन्य नाम रजवाड़ा या रायथान था। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखिए राजस्थान शैली का नामकरण कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता होना चाहिए कि नामकरण कैसे हुआ। नामकरण, राजपूत शैली किसने किसने कहा? राजस्थानी शैली को राजपूत शैली कौन कौन बोला?
राजपूत शैली बोले थे। देख लीजिए 3 लोगों ने राजपूत शैली कहा है। राजपूत शैली कहे हैं। पहले तो हो गया ईवी हैवेल, ईवी हैवेल। सेकंड है ओसी गांगुली, ओसी गांगुली। और थर्ड है आनंद कुमार स्वामी। इन तीनों ने क्या कहा, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से पुकारा। उसके बाद एनसी मेहता ने, एनसी मेहता, एनसी मेहता ने राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहा। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहें एनसी मेहता। राय कृष्णदास, राय कृष्णदास ने क्या कहा, राय कृष्णदास ने राजस्थानी शैली को स्वयं राजस्थानी शैली ही नाम दिया। राजस्थानी शैली, जिस तरह इन्होंने अभ्रंश शैली को अभ्रंश शैली कहा, उसी तरह इन्होंने राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली कहा। और एनसी मेहता ने जिस तरह से एनसी मेहता ने अभ्रंश शैली को गुजराती शैली कहा, वैसे यहाँ पर राजस्थानी शैली को हिंदू शैली नाम दिया। और ईवी हैवेल, ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के नाम से नामकरण किया राजस्थानी शैली का। सो फाइनली यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका क्या रही है, कैसे ये स्टार्ट हुआ था राजस्थानी शैली। पूर्व पीठिका, राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका आपको देखने को मिल जाएगी अपभ्रंश शैली से। अपभ्रंश शैली, लास्ट क्लास में अपभ्रंश शैली के पूरे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हुए हैं, जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। आपको वीडियो प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली का पूर्व पीठिका अभ्रंश शैली में ही है। लगभग 15वीं शती में, लगभग 15वीं शती में अभ्रंश शैली अपनी कुछ विशेषताएं छोड़कर यह हटकर एक नई शैली को जन्म देती है, ये अग्रसर होती है, एक नई शैली के जन्म की ओर अग्रसर होती है। इसका प्रथम उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा 1423 के सुपासनाचार्य में। सुपासनाचार्य में, 1423 के सुपासनाचार्य में देखने को मिल जाएगा। इस ग्रंथ में 2-3 विशेषताएं शैली से भिन्न ये तर्ज पर थी, बाकी सभी विशेषताएं आपको अभ्रंश शैली की देखने को मिल जाएंगी सुपासनाचार्यम ग्रंथ में। चेहरे कैसे बनाए गए थे यहाँ पर, तो चेहरे बनाए गए हैं सवा चश्मे के जगह। अभ्रंश शैली में कैसे बनता था, सवा चश्मे बनता था, तो यहाँ सवा चश्मे नहीं बन करके एक चश्म बनने लगा था, एक चश्म। देखिए राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी, इन तीनों जगह पर एक चश्म चेहरे का यूज किया गया है। और चश्म चेहरे कैसे होते हैं इसके बारे में हमने 1 मिनट का वीडियो अपलोड किया हुआ है डायग्राम के साथ, जरूर देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ तक नहीं पता है कि एक चश्म चेहरा होता कैसा है। तो सवा चश्म चेहरे का यूज कहाँ हुआ था, अपभ्रंश शैली में हुआ था। और एक चश्म चेहरे का प्रयोग कहाँ हुआ है, राजस्थानी शैली में हुआ है। आंखों को चेहरे के सीमा रेखा के बाहर बनाया जाता था ना अभ्रंश शैली में, यहाँ पर क्या किया गया है, सीमा रेखा के बाहर ना बना करके सीमा रेखा के अंदर बनाया गया है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। धीरे धीरे अभ्रंश शैली में कई परिवर्तन होते गए, इसके सपाट प्रमाण के पूर्वार्ध में देखने लगते हैं, मतलब देखने में मिल जाते हैं। वस्त्रों एवं वस्तु का सौंदर्य परक समावेश था। कागज व ताड़पत्र का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, वहां पर किसका यूज होता था, ताड़पत्र का। ताड़पत्र का कहाँ प्रयोग होता था, अभ्रंश शैली में। और यहाँ पर राजस्थानी शैली में किसका प्रयोग हुआ, वसली का, वसली का प्रयोग हुआ। कागज का प्रयोग, ताड़पत्र का प्रयोग नहीं होकर वसली का प्रयोग हुआ है राजस्थानी शैली में। मिश्रित रंग या उत्कृष्ट अलंकरण का प्रयोग, सादी अंतराल व्यवस्था के स्थान पर यहाँ पर खंडों वाली अंतराल व्यवस्था को कंपोस्ट किया जाने लगा था राजस्थानी शैली में। रेखाओं का कोणीय न होकर के गोलाई लिए, अभी तक आपको अभ्रंश शैली की रेखाएं कैसी देखने को मिल रही थी, कोणीय दिख रही थी, मूवमेंटेबल दिख रही थी। यहाँ पर कैसी रेखाएं बनाई गई, गोलाई लिए हुए बनने लगी, हाथ वाथ में एकदम गोलाई अच्छा सा बनाया जाने लगा था। ये यहाँ की पूर्व पीठिका थी राजस्थानी शैली की।
सो आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका क्या रही, कैसे एक्सप्लोर हुआ। अब यहाँ के महत्वपूर्ण ग्रंथ देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ है, उसके बाद राजस्थानी शैली की संपूर्ण डिवाइडेशन बताऊंगी। तो देखिए, बाल गोपाल प्रस्तुति बहुत फेमस है। बाल गोपाल प्रस्तुति, प्रस्तुति, बाल गोपाल प्रस्तुति, इसका टाइम है 1435 ईस्वी, 1435 ईस्वी। सेकंड है महाभारत, महाभारत ग्रंथ का भी चित्रण हुआ है। महाभारत टाइम रहा है 1516 ईस्वी, महाभारत 1516 ईस्वी। नेक्स्ट है रागमाला, रागमाला, रागमाला का टाइम रहा है 1523 ईस्वी, 1523 ईस्वी का रागमाला है। नेक्स्ट है चौर पंचासिका, चौर पंचासिका, चौर पंचासिका। उसके बाद है गीत गोविंद, गीत गोविंद, चौर पंचासिका, गीत गोविंद, महापुराण, महापुराण, लॉर्ड चंदा, लॉर्ड चंदा के बारे में कल वाली क्लास में भी आपने देखा होगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था डिस्क्रिप्शन के साथ। यहाँ पे बता रही हूँ कि कब हुआ है लॉर्ड चंदा। उसके बाद मृगवान, मृगावत, सॉरी मृगावत। इन सब का टाइम ड्यूरेशन क्या था चित्रण का? 1540, 1540 में ये सारे ग्रंथ चित्रित हुए हैं। उसके बाद 1592 ईस्वी में यहाँ पे ढोला मारू चित्रित हुआ, ढोला मारू, ढोला मारू। और ये जो गीत गोविंद का एग्जैक्ट टाइम रहा है, ये रहा है 1586 ईस्वी में चित्रित हुआ। सो फाइनली ये ग्रंथ कब कब चित्रित हुए, इसके डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। बाल गोपाल प्रस्तुति, इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था 1435 ईस्वी। सेकंड है महाभारत, इसका टाइम है 1516 ईस्वी। रागमाला टाइम है 1523 ईस्वी। चौर पंचासिका, गीत गोविंद, महापुराण, लॉर्ड चंदा, मृगावत, ये सारा 1540 में चित्रित हुआ। ढोला मारू बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका चित्रण हुआ है 1592 ईस्वी में, एग्जैक्ट टाइम है। और गीत गोविंद एक 1586 का। ये सारे ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ कब कब चित्रित हुए थे राजस्थानी शैली में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि उपरोक्त ग्रंथ में हमें राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप किसमें मिलता है। प्रारंभिक स्वरूप मिलता है इन ग्रंथों में, जितने ग्रंथ अभी हमने डिस्क्राइब किए हैं, उपरोक्त सभी ग्रंथों में हमें राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप मिलता है। इसका सबसे ज्यादा प्रखर प्रमाण या उजाला स्वरूप हमें 1540 ईस्वी के चौर पंचासिका में देखने को मिलता है। चौर पंचासिका, चौर पंचासिका के लेखक कौन है? चौर पंचासिका के लेखक हैं विल्हड़। पूछा जाता है कि लेखक कौन है, तो लेखक है विल्हड़। चौर पंचासिका के, विल्हड़ के जो चौर पंचासिका है 1540 ईस्वी की, इसमें आपको प्रमाण देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा राजस्थानी शैली का। अब राजस्थानी शैली को कैसे डिवाइडेशन किया गया है, राजस्थानी शैली का वर्गीकरण देख लेते हैं। राजस्थानी शैली का वर्गीकरण, शैली का वर्गीकरण, वर्गीकरण राजस्थानी शैली का कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ है। बेसिकली राजस्थानी शैली को 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, 4 भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है। देखिए कैसे कैसे वो 4 भाग रहे हैं। पहला है मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ किसके टाइम का था? तो सिसोदिया वंश। कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, मेवाड़ सिसोदिया वंश, ठीक है। और इसके उपकेंद्र कौन कौन से थे? उपकेंद्र नोट डाउन कीजिए कौन कौन से हैं। उपकेंद्र हैं उदयपुर, नाथाद्वार, देवगढ़, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, चावंड, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। ये उपकेंद्र थे
मेवाड़ शैली के, दैट मीन्स सिसोदिया वंश के। सेकंड है मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ शैली राठौर वंश। वंश कौन सा था? तो राठौर वंश था, राठौर वंश। मेवाड़ शैली का वंश है राठौर वंश। वंश याद रखिएगा, राठौर वंश है मेवाड़ शैली। और उपकेंद्र कौन कौन से थे? मारवाड़ शैली के उपकेंद्र थे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। ये लर्न भी कर लीजिएगा, पूछा जाता है ऑप्शन में, इस तरह से दिया जाता है। आपने घटना चक्र का मेरे साथ बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे कि पूछा जाता है कि जोधपुर किसका उपकेंद्र रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड है हड़ौती। हड़ौती दैट मीन्स हाड़ा वंश। हाड़ा वंश, वंश कौन सा था? तो हाड़ा वंश था। और इसके उपकेंद्र कौन कौन से थे हड़ौती हाड़ा वंश के? बस 3 ही थे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और चौथे नंबर पर आ जाता है डुंडार। डुंडार, डुंडार कछवाहा वंश। वंश कौन सा था? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश था, डुंडार शैली का उपकेंद्र थे आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राजस्थानी शैली को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया? इसके वर्गीकरण 4 हुए। पहले नंबर पर आपका आ जाता है मेवाड़। इसके वंश थे सिसोदिया वंश। उपकेंद्र थे उदयपुर, नाथाद्वार, देवगढ़, चित्तौड़, चावंड, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। सेकंड आ जाता है आपका मारवाड़। मारवाड़ राठौर वंश। इसके उपकेंद्र कौन कौन से थे? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, आमेर नहीं था यहाँ, यहाँ अजमेर था, नोटिस कीजिएगा। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। थर्ड नंबर पर आ जाता है हड़ौती, दैट मीन्स हाड़ा वंश। हाड़ा वंश कोटा, बूंदी, झालावाड़, बस यहाँ पे 3 ही उपकेंद्र रहे थे। चौथे नंबर पर आ जाता है डुंडार। डुंडार कछवाहा वंश। उपकेंद्र था आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। सो फाइनली ये डिस्क्रिप्शन थे राजस्थानी शैली के। अब एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मेवाड़ के कौन कौन से पार्ट थे, राजा कौन से थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। लास्ट क्लास में 22 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया था अपभ्रंश शैली का। आज स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला। 23 क्वेश्चन नंबर राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी शैली किस धर्म पर आधारित है? हिंदू धर्म पर आधारित है। और राजस्थानी शैली को हिंदू शैली किसने कहा? एनसी मेहता ने राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहते हैं। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तूलिका को सशक्त किया था? 15वीं शताब्दी में। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र अधिक बने हैं? भगवान की लीलाओं से संबंधित सबसे ज्यादा राजस्थानी शैली में राधा कृष्ण के पेंटिंग्स बनाई गई है। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। यह कोटेशन किसका रहा है? अबुल फजल का। मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? मुगल शैली के साथ साथ तुलिका जो मिलाकर चल रही थी वह भारतीय शैली थी, भारतीय शैली। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली में कौन से चित्र उल्लेख हैं? अकबर के चित्र उल्लेख हैं जयपुर शैली में। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? अजंता। राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए थे? यात्रा व विश्राम स्थल के मार्ग के सराय चित्र बनाए थे, मार्ग के सराय। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है? 2 महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत, तो रामायण का चित्र। राजस्थानी शैली में जो पशुओं के चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है?
गायों का, काउस का पेंटिंग में काऊ को ज्यादा कैप्चर किया गया है, गाय को। राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंतर्गत तक फैला? 1550 से लेके 19वीं। तो हमने शुरू में आपसे डिस्क्राइब किया होता है कि 16वीं से 19वीं शताब्दी, सेंचुरी एग्जैक्ट टाइम रहा है। तो 1550 में 19वीं शताब्दी। 700 से 1600 तक कौन सी चित्रकला थी? 700 से 1600 तक ये कौन सा था? पोथियों की कला थी, मीन्स मध्यकाल था। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? देखिए, किशनगढ़, बीकानेर, मेवाड़ ये सब हो नहीं सकता, ये सारे उपकेंद्र थे। दूसरा नाम था हिंदू शैली। हिंदू शैली किसने कहा था? एनसी मेहता ने राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहे थे। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं शताब्दी के उपलब्ध होते हैं, परंतु यह अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची, कब पहुंची थी? 18वीं शती में। तो जो चरम राजस्थानी का टाइम रहा है वो रहा है 17वीं से 18वीं तक का। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपने उत्कृष्ट पे कब पहुंची थी? तो 18वीं शती में पहुंच गई थी। राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? नायक नायिका, रागमालाएं, प्रेम कथाएं तो थे ही, जातक कथाएं नहीं थे। जातक कथाएं आपको बौद्ध धर्म में देखने को मिल जाएंगे। टोटल 547 जातक कथाएं होती हैं। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी है? राजस्थानी शैली के समकालीन मुगल शैली थी। शुरू में हमने डिस्क्राइब किया हुआ था कि 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी जो समकालीन चल रहा था, एक तो मुगल शैली चल रहा था, दूसरा राजस्थानी, और तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था दक्षिणी शैली। ये तीनों समकालीन साथ ही साथ चल रहे थे। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया? राजपूत शैली आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन और ओसी गांगुली, इन लोगों ने क्या कहा था राजस्थानी शैली को? राजपूत शैली। नाम याद रखिएगा, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ओसी गांगुली। और इनके साथ और कौन से थे? साथ में एक और थे, उनका क्या नाम था बताइए? ईवी हैवेल। ईवी हैवेल भी थे ना, शुरू में हमने बताया था ना कि नामकरण कैसे कैसे हुआ। ईवी हैवेल भी साथ में थे। ईवी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ओसी गांगुली ने राजपूत शैली कहा राजस्थानी शैली को। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा? हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र था जयपुर। राजस्थानी शैली टेक्निक का प्रधान गुण क्या है? टेक्निक का प्रधान गुण है धार्मिकता। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया? राजपूत शैली के नाम से आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ओसी गांगुली, इवन इनके साथ और कौन थे? ईवी हैवेल। ईवी हैवेल, इन लोगों ने क्या नाम दिया? राजस्थानी शैली को राजपूत शैली नाम दिया। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा? हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र था जयपुर। राजस्थानी शैली टेक्निक का प्रधान गुण क्या है? प्रधान गुण है धार्मिकता, रिलीजियस। राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला के तहत धार्मिक उत्साह है? अजंता कला। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात है? पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात है 17वीं शताब्दी। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? प्रारंभिक स्वरूप पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक या पूर्व पीठिका हमने डिस्क्राइब किया था कि पूर्व पीठिका अभ्रंश शैली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। आनंद कैटिश कुमार स्वामी इनका फुल नेम है। मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा? रीतिकालीन साहित्य।
राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही थी। प्रधान विषय वस्तु कृष्ण संबंधित विषय एवं ऋतुकालीन साहित्य। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था? राजस्थानी शैली के जो कलर्स यूज हुए हैं वो टेम्परा कलर्स यूज हुए हैं, टेम्परा कलर्स। नेक्स्ट है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? बहुत फेमस रही हैं राजस्थान की हवेलियां। लामा तारानाथ किस क्षेत्र से संबंधित थे? एक आर्ट हिस्टोरियन, कला इतिहासकार थे। लामा तारानाथ थे एक तिब्बती यात्री। 16वीं शताब्दी में ये भारत आए थे। अब स्टार्ट हो जाता है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। मेवाड़ शैली शुरू में ही बताए थे कि मेवाड़ शैली का पार्ट था, किसका किसका पार्ट रहा है मेवाड़ शैली? सिसोदिया वंश था, उसके उपकेंद्र थे उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, चित्तौड़, चावंड, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। मेवाड़ शैली का जो एग्जैक्ट टाइम देखिए, इसकी स्थापना हुई थी बापा रावल के थ्रू। बापा रावल कब हुई? 728 में। 728 में हुई थी। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है राणा कुंभा के समय में। अगर पूछा जाए कि गोल्डन सेक्शन कब रहा है तो राणा कुंभा के समय में स्वर्णकाल माना गया है। मेवाड़ स्थापत्य का स्वर्णकाल भी राणा कुंभा के समय में ही माना गया। मेवाड़ चित्रकला का अगर स्वर्णकाल पूछा जाए चित्रकला का, तो देखिए चित्रकला नाम से पता चल रहा है चित्रकला। चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाएगा? जगत सिंह को। जगत सिंह को। जगत में पेंटिंग फैली है तो जगत से याद रखिए, चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह। ट्रिक के साथ याद रखिए, नहीं भूलेंगे। और सर्वप्रथम मुगल प्रभाव किस पर पड़ा था? तो संग्राम सिंह पर। संग्राम सिंह पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ा था। मुगल प्रभाव पड़ा संग्राम सिंह के टाइम में मेवाड़ शैली में। सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजा कौन थे? अधीनता स्वीकार करने वाले राजा थे अमर सिंह। अमर सिंह थे अधीनता स्वीकार करने वाले राजा। अगर पूछा जाए कि बड़े पन्नों पर चित्रकारी किसने किया, तो बड़े पन्नों पर चित्रकारी हुई है हमीर सिंह के टाइम में। हमीर सिंह के टाइम में, याद रखिएगा, हमीर सिंह के टाइम में बड़े पन्नों पर चित्रकारी हुई है। राणा कुंभा ने संगीत राज नामक ग्रंथ लिखा था। राणा कुंभा की बहुत फेमस ग्रंथ है संगीत राज। संगीत राज। राणा कुंभा ने संगीत राज नामक ग्रंथ लिखा। गीत गोविंद तथा संगीत रत्नाकर ग्रंथों की टीकाएं लिखी इन्होंने। मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। राणा सांगा जिन्होंने ये लिखा था संगीत राज, राणा सांगा के पुत्र की पत्नी भोजराज जो थे, भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। इनके प्रभाव के कारण मेवाड़ में एक नई कृष्णश्रयी शाखा का जन्म हुआ। ये इसलिए हमने बताया कि इनके ही प्रभाव से कृष्णश्रयी का जन्म हुआ था मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली का विकास कैसे कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले 1260 ईस्वी में आहाड़ में गुली राजा तेज सिंह के समय में श्रावक प्रतिक्रमणचूड़ी नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ था? श्रावक प्रतिक्रमणचूड़ी। श्रावक प्रतिक्रमणचूड़ी ग्रंथ चित्रित हुआ था राजा तेज सिंह के समय में 1260 ईस्वी में। ये मेवाड़ की धरती पर चित्रित ग्रंथ है, परंतु इसकी शैली कौन सी है? तो आप पहचान ही रहे हैं, कल आपने क्लास इसका लिया था। इसकी शैली थी अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली थी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 1415 ईस्वी में सोमेश्वर ग्राम में कल्पसूत्रा चित्रित हुआ। कल्पसूत्रा अपभ्रंश शैली का ही रहा है, वो चित्रित हुआ था 1418 में चित्रित हुआ था कल्पसूत्र। कहाँ चित्रित हुआ था? सोमेश्वर ग्राम में चित्रित हुआ था। यह मेवाड़ में चित्रित द्वितीय ग्रंथ था। पहला तो था श्रावक प्रतिक्रमणचूड़ी और दूसरा था 1418 का सोमेश्वर ग्राम का कल्पसूत्र। उसके बाद
1423 ईस्वी में, इस ग्रंथ को तो आप बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, 1423 का जो ग्रंथ है सुपाशनाचार्यम, सुपाशनाचार्यम। देखिए कैसे कैसे पहले दो ग्रंथ चित्रित हो गया था। 1260 का आधर ये श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी, उसके बाद 1418 का कल्पसूत्र। लेकिन 1423 में जो ये सुपाशनाचार्यम चित्रित हुआ, लास्ट वाला ग्रंथ, राजस्थानी शैली का ये प्रथम ग्रंथ है। पूछा जाए राजस्थानी शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सुपाशनाचार्यम। और यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं शहाबुद्दीन, जिन्हें शाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है। शाहाबादी या शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन नहीं है, शहाबुद्दीन है। नेक्स्ट है निसारदीन, निसारदीन, शहाबुद्दीन, निसारदीन, भीखम, भीखम, और लास्ट है नाना राम, नाना राम। ये चार महत्वपूर्ण कलाकार हैं मेवाड़ शैली के। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट टास्क बताती रहूंगी। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो पता है उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, चावंड, चित्तौड़गढ़, प्रताप, शाहपुरा, ये सब था, तो ये उदयपुर का पार्ट है। और नेक्स्ट है अजमेर और जयपुर, ये किसका पार्ट है, तो पता ही है आपको कि जयपुर ढूंढार शैली का पार्ट है, इवन अजमेर मारवाड़ शैली का पार्ट है। ठीक है, उदयपुर है मेवाड़ शैली का पार्ट। मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम कृति आपको पता चल गया कि सुपाशनाचार्य मानी जाती है, 1423 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह चित्र किस शैली के हैं, चित्तौड़ और चावंड ये चित्र हैं मेवाड़ शैली के। मेवाड़ शैली के मुख्य संरक्षक कौन थे, मेवाड़ शैली के मुख्य संरक्षक थे राणा कुंभा। राणा कुंभा के समय को स्थापत्य का स्वर्णकाल माना गया। इनके टाइम में दो बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक है कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जिसे फेम टावर के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में फेम टावर कहा जाता है। फेम टावर चित्तौड़गढ़ में ही है, राणा कुंभा ने निर्माण कराया। दूसरा है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जिसे विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है, इस विक्ट्री टावर विजय स्तंभ का निर्माण भी राणा कुंभा ने कराया। निसारदीन, शहाबुद्दीन, मनोहर ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है, महत्वपूर्ण कलाकार मेवाड़ शैली से संबंधित है। कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी, मेवाड़ शैली की स्वतंत्र शाखा थी कोटा और बूंदी शैली। नाथाद्वार नेक्स्ट आ जाता है, नाथाद्वार ऑल्दो पार्ट ऑफ द मेवाड़ शैली, मेवाड़ का ही पार्ट है नाथाद्वार शैली। नाथाद्वार शैली बहुत इंपॉर्टेंट शैली रही है। नाथाद्वार शैली बेसिकली इसका नाम रहा है, यहाँ पे पेंटिंग कैसी हुई है, तो पोर्टल ऑफ गॉड नाथाद्वार पिछवाई पेंटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कराई गई थी, तभी से यह श्रीनाथ जी का प्रमुख केंद्र रहा नाथाद्वार। किस शैली की महान इस मतलब किस शैली की महान पिछवाई चित्र है, तो बहुत फेमस है पिछवाई पेंटिंग नाथाद्वार शैली की। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण रूप में किस शैली में चित्रित किए गए हैं, नाथाद्वार शैली में। देखिए नाथाद्वार शैली के महत्वपूर्ण कलाकार हैं, नोट डाउन कीजिए, बहुत फेमस हैं। नारायण चतुर्भुज, नारायण चतुर्भुज, घासीराम, घासीराम, चंपालाल, चंपा लाल, चंपालाल हैं। उसके बाद है तुलसीराम, तुलसीराम, रामलिंग, कमला व इलायची को मत भूलिएगा, कमला व इलायची यहाँ की फीमेल आर्टिस्ट हैं, कमला व इलायची नाथाद्वार की
ये फीमेल आर्टिस्ट रही हैं कमलाबाई इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वार शैली किस तरह की प्रतीत होती है? लोक शैली प्रतीत होती है। नाथद्वार शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? प्रसिद्ध चित्रकार हैं घासीराम। अनदर आर्टिस्ट हैं नारायण चतुर्भुज, चंपालाल, तुलसीराम, रामलिंग, कमलाबाई इलायची फीमेल आर्टिस्ट हैं। अब नेक्स्ट शैली आ जाती है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली किसका पार्ट है? तो ये मारवाड़ शैली का पार्ट है। मारवाड़ शैली का पार्ट है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की स्थापना हुई थी 1485 से 88 का टाइम ड्यूरेशन रहा है। रावा जोधा जी के छठे पुत्र रावा बीका जी के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर शैली की। उत्तर महाभारत काल में इसे जंगल देश के नाम से जाना जाता है। जंगल देश के नाम से जाना जाता है बीकानेर शैली को। बीकानेर में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकारों ने काम किया, इसलिए इसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला पूछा जाए कि उस्ता कला किस शैली को किस शैली को जाना जाता है, तो बीकानेर शैली को उस्ता कला के नाम से जाना जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम कलाकारों ने, काफी चित्रकारों ने काम किया। अब खोज कैसे कैसे हुआ है, तो देखिए सर्वप्रथम खोज 1916 से 17 के टाइम ड्यूरेशन में एलसी टेसी टोरी ने किया। 1941 ईस्वी में आयुरल स्टील ने खोज किया और उसके बाद 1946 ईस्वी में हरमन गोस्ट ने खोज किया बीकानेर शैली का। बीकानेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का कौन सा है, दूसरा, तो दूसरा है राज्य सबसे बड़ा बीकानेर। बीकानेर नगर की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने की थी? किसके द्वारा कराया गया था? राव बीका जी के द्वारा। राव बीका जी कौन थे? तो राव जोधा जी के छठे पुत्र राव बीका जी थे। बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार हैं अली रजा और रुकनुद्दीन। और कुछ अनदर आर्टिस्ट हैं बहुत फेमस, नोट डाउन कर लें। उनका नाम था अली रजा के बाद हसन रजा। अली रजा कौन थे? तो हसन रजा और अली रजा। अली रजा के पुत्र थे हसन रजा। शहाबुद्दीन, बहाउद्दीन, मोहम्मद उस्ताद कासिम उमरानी, उस्ताद कादिर, यहाँ के पास्ता कला के नाम से जाने जाते थे उस्ताद कादिर, अहमद उमरानी, नाथू ईशा, मोहम्मद मुराद, इब्राहू, कायम, लूफा। लूफा बीकानेर शैली का अंतिम कलाकार था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लूफा कौन था, तो बीकानेर शैली का अंतिम कलाकार था लूफा। और हिसामुद्दीन कौन थे? तो हिसामुद्दीन ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने के लिए बहुत फेमस रहे हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार अली रजा कहे जाते हैं बीकानेर शैली के। बीकानेर शैली में मुगल संस्कृति की छाप है, परंतु इसकी विषय वस्तु कैसी है? हिंदू। बरसते मेघों में सारस एवं मिथुनों की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? बीकानेर शैली में हुआ है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहते हैं? राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहते हैं बीकानेर शैली को। सो फाइनली बीकानेर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आई हुई है। झूले पर कृष्णा ऑन स्विंग नूरुद्दीन ने बनाया था। कृष्णा ऑन स्विंग नूरुद्दीन की है। नगमा में एग्जिबिट है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसकी विशेषताएं रही हैं, यहाँ पे ऊंट के खाल पर चित्रण हुआ है। ऊंट व घोड़े का अंकन प्रमुख रूप से भवनों तथा गुंबदों के विशेष रूप में अंकन किया गया था। बीकानेर में गोल मेघमालाएं एवं बरसते सारस मिथुन व परियों को बिजली की क्रोध के साथ चित्रित किया गया। नीले, पीले तथा स्वर्ण रंगों का अधिक प्रयोग हुआ था। बीकानेर शैली में बैगनीपन लिए हुए एक विशेष स्थान वाले रंगों का अवश्य ही प्रयोग किया गया है। संपूर्ण राजस्थानी शैली में सर्वाधिक अलंकृत चित्र बीकानेर शैली में हुआ है। बीकानेर शैली में एक काष्ठ पट्टिका पर क्या बनाया गया है? काष्ठ पट्टिका, ये पट्टिका किवाड़ की जोड़ी पर देवी देवताओं को चित्रित किया गया है। वर्तमान में ओसवाल तथा मथेरड़ जातियां बीकानेर में चित्रित कार्य करती
हुई दिखी हैं। और गजसिंह के समय में मुगल शैली का प्रभाव था। बीकानेर शैली पर गजसिंह के समय में मुगल शैली का प्रभाव था। हरमन गोयज ने द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखा था। अनूप सिंह के समय को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके टाइम में था, तो अनूप सिंह के समय में, अनूप सिंह के समय में। सो फाइनली बीकानेर कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ जोधपुर शैली, मारवाड़ का पार्ट है जोधपुर शैली। ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू पेंटिंग जोधपुर से संबंधित रही है। 1888 ईस्वी में ढोला मारू का चित्रण हुआ था जोधपुर में। देखिए ढोला मारू का जो चित्रण है वो 1650 से लेकर 60 तक का जैसलमेर में रावल हरिराज के समय में कवि कलोल द्वारा डिंगल पिंगल भाषा में, डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद प्रथम बार चित्रण हुआ था 1592 ईस्वी में मेवाड़ में। मेवाड़ में 1592 ईस्वी में महाराणा प्रताप के समय में चित्रित हुआ था ढोला मारू। उसके बाद 1888 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ चित्र हुआ था जोधपुर में, जो प्रेजेंट टाइम रखा हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में टोटल कितने पेंटिंग्स थे? तो 104 पेंटिंग्स थी। ढोला राजा थे और मारू रानी थी। दोनों को ऊंट पर सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किसके काल में बने? मानसिंह के समय में जोधपुर के सर्वाधिक चित्र बने थे। यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जोधपुर शैली का स्थापना कब हुआ था। तो 1458 ईस्वी में जोधपुर शैली की स्थापना हुई। किसने किया? जोधा जी ने। जोधा जी ने किया। और जोधा जी के छठे पुत्र जो थे रावल, उन्होंने किसका स्थापना किया था? तो बीकानेर। ठीक है। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर पूछा जाए कि जोधपुर, तो आपको पता ही है, इसको अनोदर किस नेम से जाना जाता है? तो मारूधरा, मारूधरा, मारूभूमि और मरुवन, उसके साथ ही साथ मरुस्थली, मरुस्थली, इस नाम से जाना जाता था जोधपुर शैली को। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जोधपुर शैली जो सर्वाधिक चित्र हुए मानसिंह के समय में हुए, ठीक है, और जोधपुर शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो विकास हुआ था मालदेव, मालदेव के समय में। विकास मालदेव के समय में हुआ था। और स्वतंत्र अस्तित्व किसके समय में रहा था? स्वतंत्र अस्तित्व अजीत सिंह के समय में। अजीत सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व रहा था जोधपुर शैली का। अगर चरमोत्कर्ष पूछा जाए तो चरमोत्कर्ष और सबसे ज्यादा पेंटिंग मानसिंह के समय में ही देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधपुर शैली प्रभावित है। जोधपुर शैली किससे प्रभावित है? ईरानी से। दो सहेलियां नामक प्रसिद्ध चित्र किससे संबंधित है? दो सहेलियां जोधपुर से संबंधित फेमस पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग तो आप नहीं भूलेंगे कि दो सहेलियां जोधपुर में ही पेंटिंग हुई हैं। और कुछ अनदर पेंटिंग्स है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पाबू जी व हडबू जी का फट चित्र, पाबू जी व हडबू जी का फट चित्र जोधपुर में ही हुआ है, जोधपुर शैली में। ढोला मारू जोधपुर में ही सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग देखने को मिल जाता है। और तीसरा है राजकुमारी सखियों के साथ चौगान पोलो खेलते हुए, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में ये दोनों पेंटिंग रखी हुई हैं। एक तो ढोला मारू और दूसरा राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, याद रखिएगा ये दोनों पेंटिंग। और आपको ढोला मारू याद ही रहेगा, दो सहेलियां भी याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डालचंद्र फैज अली, उदय राम भाटी, किशन दास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, कुम्हार, गोपी, फतेह मोहम्मद आदि चित्रकार किससे संबंधित हैं? जोधपुर शैली से। ठीक है, ये लोग जोधपुर के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। पॉसिबिलिटीज हो तो इन आर्टिस्ट को नोट डाउन भी कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे आपको पता चल गया है कि ये जो डालचंद्र हैं, डालचंद्र बिलोंग करते हैं जोधपुर शैली से। अगर डालचंद के अलावा डालू पूछ लिया जाए, डालू,
तो डालू, देखिए डालचंद्र डालू हैं कोटा शैली के, कोटा शैली से बिलोंग करते हैं डालू। और नेक्स्ट है डालू राम, डालू राम, डालू राम बिलोंग करते हैं अलवर शैली से, अलवर शैली से। ये तीनों आर्टिस्ट को याद रखिएगा, तीनों का नेम बड़ा सिमिलर है, डालू, डालचंद्र और डालू राम। डालू बिलोंग करते हैं कोटा से, डालचंद्र अलवर और डालचंद्र है जोधपुर। सो फाइनली जोधपुर शैली कंप्लीट हो गया, लेकिन जोधपुर शैली के कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में डिस्कस करूंगी। कैरेक्टरिस्टिक, जोधपुर शैली में पुरुषाकृतियां की आंखें जो थी बड़ी आंखें बनाई जाती थी, कान तक खींची हुई मूछ बनाई जाती थी, जो मूछें जो होती थी वो कान तक खींची हुई बनाई जाती थी जोधपुर शैली में, ठीक है। रंग कैसा होता था, गोली वाला मटमैला, येलो ऑकर कलर आपने देखा है, जो गाढ़ा पीला होता है, येलो ऑकर कलर का यूज किया जाता था जोधपुर शैली में। पगड़ी कैसी बनाई जाती थी, तो शिखरनुमा पगड़ी बनाई जाती थी, शिखरनुमा। राजा राम सिंह के समय में तुर्रेदार पगड़ी का इन्वेंशन हुआ। तुर्रेदार पगड़ी जो आपने देखा होगा, ये जो ऐसे ऐसे निकली हुई होती हैं, ओल्ड मास्टर जब पेंटिंग बनाओ तो ये तुर्रेदार वाला कैप्चर करना होता है। तो इस तरह की पगड़ियां जो बनाई गई हैं वो जोधपुर शैली में राजा राम सिंह के समय में बनाई गई। और नेत्र कैसी बनाई गई, तो नेत्र बनाई है खंजनाकार नेत्र बनाई गई है। पक्षी खंजन, पक्षी कैसे थे, तो खंजन पक्षी थे, पक्षी खंजन, ठीक, खंजन पक्षी का अंकन है। और नेत्र जो बनाई गई है खंजनाकार बनाई गई हैं। पशु कौन से हैं, तो पशु हैं ऊंट, ऊंट बनाए गए हैं पशुओं में। पेड़ कौन से हैं, तो पेड़ जो है वो आम का पेड़ है, आम का पेड़, मैंगो ट्री बनाई गई है। बादल कैसे हैं, बादल हैं गोल मेघालय लिए हुए कुंडलीकृत। हाशिए कैसे बनाए गए हैं, तो येलो कलर के, येलो कलर के हाशिए, पीले हाशिए बनाए गए हैं। जिस तरह से जोगीमारा की गुफा में हाशिया बनाया गया, उसी तरह से यहाँ भी येलो कलर का ही हाशिया बना है। लाल तथा पीले रंग की अधिकता दिखाई देती है जोधपुर शैली में, ये कैरेक्टरिस्टिक थे। जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने कर्नल टाट की राजस्थान की इतिहास लिखने में सहायता की थी। राजस्थान का इतिहास लिखने में कर्नल टाट का किसने हेल्प किया था, तो मानसिंह ने हेल्प किया था, याद रखिएगा। मानसिंह के समय को स्वर्ण काल माना जाता है ना, चरमोत्कर्ष काल। तो मानसिंह ने किसका हेल्प किया था, मानसिंह ने, शुरू में हमने बताया था ना राजस्थान का इतिहास 1829 ईस्वी में आपको देखने को मिल जाएगा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में। कर्नल टाट के साथ मानसिंह ने उनका हेल्प किया था राजस्थान का इतिहास लिखने में। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है, जोधपुर जो है वो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर, दोनों याद रखिएगा। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है और दूसरा राज्य है बीकानेर। यहाँ पर कृष्ण से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है जोधपुर शैली में। यहाँ के अधिकांश चित्र प्रेमाख्यान पर आधारित है। मारुभूमि में प्रथम चित्रित ग्रंथ 1060 का औधर नियुक्ति श्रुति, 1060 का औधर नियुक्ति श्रुति जो आपने कल की क्लास में पढ़ा है कि अभ्रंश शैली का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, औधर नियुक्ति वृत्ति अभ्रंश शैली का ग्रंथ है 1060 का। और चित्रित कहाँ हुआ, जोधपुर में हुआ, भूलिएगा नहीं इस ग्रंथ को। औधर नियुक्ति वृत्ति जो ग्रंथ रही है इनकी अभ्रंश शैली की, वो चित्रित हुई है जोधपुर शैली में। नेक्स्ट आ गया किशनगढ़ शैली, बहुत फेमस रहा है किशनगढ़ शैली, देख लेते हैं इसके बारे में। किशनगढ़ शैली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी इंपॉर्टेंट टास्क, रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त अमूर्त स्वप्न। इसकी स्थापना हुई थी 1609 ईस्वी में। उदय सिंह के छठे पुत्र किशन सिंह ने इसकी स्थापना की। यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं मोरध्वज, निहाल चंद्र, निहाल चंद्र के साथ ही साथ मेघराज, अमरचंद्र, भवानी दास, सूरजमल, लाडली दास जोशी, सवाई राम, सूर्यध्वज, सीताराम और नानकराम यहाँ के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किशनगढ़ नगर की स्थापना किसने की थी, किशनगढ़ नगर की स्थापना किए थे
राजा राजसिंह ने। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र थे, जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी बनी ठनी। इनकी बनी ठनी बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंध किसको बनाया था? राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में निहाल चंद्र को प्रबंध बनाया। वह कौन सा राजा है जिसने अपना नाम नागरीदास रखा? नागरीदास राजा सावन सिंह। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किस रूप में किया था? राधा के रूप में। बनी ठनी का चित्र किस शैली में हुआ? बनी ठनी पेंटिंग पेंट की गई थी किशनगढ़ शैली में, निहाल चंद्र ने बनाया राजा सावन सिंह के टाइम में। देखिए बनी ठनी बहुत फेमस पेंटिंग है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी। इसको अन्य नाम जरीना और भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, बनी ठनी पेंटिंग को। और चित्रकार निहाल चंद्र ने 1750 से लेकर 60 तक में कंप्लीट किए थे इस पेंटिंग को। प्रेजेंट टाइम राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। और ये वाटर कलर में टेम्परा टेक्निक में बनाई गई है। अगर बनी ठनी का टेक्निक पूछा जाए कौन सा है, तो टेक्निक था टेम्परा। टेम्परा टेक्निक है, वाटर कलर में बनाई गई है, वाटर कलर टेम्परा टेक्निक में। चेहरे जो हैं वो लंबे बनाए गए हैं, नोज जो है वो लंबी नाक बनाई गई है, भौहें धनुषाकार बनाई गई हैं, नेत्र खंजनाकार बनाई गई हैं, और दाहिने हाथ पर पारदर्शी चुन्नी, बाएं हाथ पर कमल की 2 कलियों, गाल पर बालों की लटें लटक रही हैं। याद रखिएगा जो कमल बना हुआ है वो इस तरह से 2 कलियों वाला, इस तरह से कमल लिए हुए हैं अपने बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में दुपट्टा, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका बूंदी शैली। हमारा बूंदी शैली अब आ गया है, देख लेते हैं बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। 1342 ईस्वी में बूंदी शैली की स्थापना राव देवाजी बाबा के नाम के आधार पर बूंदा नाम था, उसका बूंदी नाम पड़ा था। ठीक है, अब बूंदी शैली किसका पार्ट है? तो ये हड़ौती शैली का है, हाड़ा वंश का, हाड़ा वंश। बूंदी शैली के चित्रों का प्रथम प्रदर्शनी, फर्स्ट एग्जीबिशन ओसी गांगुली ने की। याद रखिएगा फर्स्ट एग्जीबिशन जो बूंदी शैली की हुई है ओसी गांगुली ने की है। राग दीपक और रागिनी भैरव बूंदी शैली का महत्वपूर्ण चित्र है, हमेशा पूछा गया भी है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा राग भैरव कहाँ पर है? राग भैरव है भारत कला सॉरी इलाहाबाद संग्रहालय में है। राग भैरव इलाहाबाद संग्रहालय में है। और राग दीपक कहाँ है? राग दीपक तो ये है भारत कला भवन वाराणसी में। अधिकांश चित्र 1775 से लेकर 1800 तक में चित्रित हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग। इस शैली का महत्व राव सुरजन जी के समय में था। डब्ल्यू जी आर्चर ने बूंदी शैली की 2 पेंटिंग प्रकाशित किए थे। इस शैली का महत्व राव सुरजन जी के समय से प्रारंभ हुआ। पूछा जाए किसके समय से प्रारंभ हुआ, तो राव सुरजन जी के समय में बूंदी शैली का प्रारंभ हुआ था। बूंदी शैली क्वेश्चन स्क्रीन पर फर्स्ट है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही थी बूंदी शैली। 16वीं शती के मध्य किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध हुए? राजा राय सुरजन सिंह के समय में। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित हैं? अधिकांश चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में एग्जिबिट है बूंदी शैली के अधिकांश चित्र। ऋतुओं का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा था? बूंदी शैली का। राग रागिनी और भैरवी के उत्कृष्ट चित्र किस शैली में मिलते हैं? राग रागिनी व भैरवी के चित्र बूंदी शैली में मिलते हैं। हड़ौती शैली का उद्भव
कहाँ हुआ? बूंदी शैली में। बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये तीनों हड़ौती शैली का पार्ट है। नेक्स्ट है कोटा शैली। कोटा शैली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। कोटा शैली का स्थापना हुआ था, ये देखिए फेमस क्यों रहा है, तो आप सभी को पता है हंटिंग सीन के लिए कोटा शैली बहुत फेमस है। हंटिंग सीन कोटा शैली जाना जाता है शिकार दृश्य के लिए। और इसकी स्थापना हुई थी 1625 ईस्वी में। 1625 ईस्वी में स्थापना हुई कोटा शैली के। और खोज किसने किया? 1952 ईस्वी में टीजी गेयर एंडरसन ने खोज किया। स्वतंत्र अस्तित्व राम सिंह के समय में रहा था। राम सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व रहा था कोटा शैली का। और छत्रसाल सिंह के समय में बढ़ावा मिला था कोटा शैली को। और चरमोत्कर्ष था उम्मेद सिंह के समय में। अगर पूछा जाए कि चरमोत्कर्ष किसके समय में था, तो उम्मेद सिंह के समय में। कोटा शैली भित्ति चित्रण कोटा राजमहल, जालिम झाला सिंह की हवेली एवं देवता जी की हवेली में बनाया गया। कोटा में सर्वाधिक शिकार दृश्यों का अंकन है। हंटिंग सीन्स के लिए शुरू में ही मैंने बता दिया फेमस है, तो ज्यादा शिकार दृश्य मिले। अब क्वेश्चन देख लीजिए। कोटा शैली कला को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्र अस्तित्व पूछा जा रहा है, तो स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय जाता है राजा राम सिंह को। कोटा शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी? राजा उम्मेद सिंह के समय में चरमोत्कर्ष पर रही। और राजा छत्रसाल सिंह के समय में बढ़ावा मिला था। राम सिंह के समय में सह अस्तित्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली में अधिकांश चित्र किससे संबंधित बने हैं? अधिकांश चित्र जो बनाए गए हैं वो पशुओं से संबंधित, हंटिंग सीन से संबंधित हैं। लक्ष्मी नारायण रघुनाथ गोविंद राय किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? कोटा शैली से संबंधित चित्रकार हैं लक्ष्मी नारायण रघुनाथ गोविंद राय। और कुछ अनदर आर्टिस्ट भी हैं, जैसे डालू हो गए। डालू इन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। नूर मोहम्मद, हेमराज। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर आपको 3 आर्टिस्ट मिल रहे हैं ना, लक्ष्मी नारायण, देखिए रघुनाथ, गोविंद राम, लक्षी राम, डालू, नूर मोहम्मद और हेमराज, ये भी कलाकार कोटा शैली से ही रहे हैं। मालवा शैली। मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा दिया गया था? ये मिला था राजा नसीरुद्दीन शाह के समय में। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मालवा शैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट शैली शुरू हो जाती है जयपुर शैली। जयपुर शैली। जयपुर शैली सवाई जयसिंह प्रथम ने 1727 ईस्वी में जयपुर शैली के स्थापना किए थे। 1727 ईस्वी में पिंक सिटी गुलाबी शहर की संज्ञा दी जाती है राम सिंह के टाइम को। प्राचीन राजधानी आमेर थी। जयपुर की प्राचीन राजधानी अगर पूछी जाए क्या थी, तो आमेर थी। आमेर जयपुर की प्राचीन राजधानी थी। प्रमुख विशेषता रही है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र के लिए बहुत फेमस है जयपुर। महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर को गुलाबी आकर दिया था। मुगल राजघरानों से जयपुर की संबंध अच्छे होने के कारण मुगल प्रभाव जयपुर के चित्रों में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है जयपुर में। अब मुगल प्रभाव अधिक होने के कारण जयपुर को प्रांतीय मुगल शैली कही जाती है। अगर पूछा जाए कि प्रांतीय मुगल शैली कौन सा है, तो वो है जयपुर शैली, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं जयपुर शैली के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 90। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जयपुर नगर की स्थापना किए थे सवाई जयसिंह। कब किए थे? 1727 ईस्वी में। जयपुर शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जयपुर शैली सवाई प्रताप सिंह के समय में चरमोत्कर्ष पर रही थी।
स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां, रखैले, गोपियां बन अभिनय तथा नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन था। वह कौन सा राजा था? राजा प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? मुगल शैली का, प्रांतीय मुगल शैली इसीलिए कहा जाता है। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? जयपुर शैली में हरे रंग की अधिकता है। कछवाहा शैली तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि हरे रंग की विशेषता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए नेत्र कैसी बनाई गई है, तो नेत्र बनाई गई है मीनाकारी, मीनाकार नेत्र बनाई गई है जयपुर में। हाशिए बनाए गए हैं लाल व काले रंग के, लाल व काले रंग के हाशिए बनाए गए हैं यहाँ पर, और प्रधान रंग हरा रहा है। चित्रों में आभूषणों की सज्जा हेतु मणिकुट्टी मोज़ैक का प्रयोग किया गया है। जिस तरह मोज़ैक में ब्राइटनेस होता है वो प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्र मीन्स जो फ्रेस्को पेंटिंग हुई है, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में हुई है। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक दैट मीन्स जयपुर आरायशी पद्धति में। जयपुर आरायशी पद्धति तो आपको पता ही है कि फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक होता है, और फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में जो काम होता है वो वेट ऑन वेट प्लास्टर ऑन द स्पॉट कंप्लीट करना होता है। पैरों में पाजेब तथा जूतियां भी बनाई गई हैं। ये यहाँ की प्रमुख महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा शैली तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछवाहा तथा ढूंढार शैली को जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जयपुर का ही पार्ट रहा है। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा किया गया था? कछवाहा राजवंश के द्वारा। साहिब राम और लाल चितेरा नामक चित्रकार किस शैली से बिलोंग करते हैं? जयपुर शैली से। देखिए, आपको साहिब राम और लाल चितेरा ये तो ऑफ कोर्स आप नहीं भूलेंगे, और कुछ अन्य आर्टिस्ट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका नाम है मोहम्मद शाह, राम सेवक, हीरानंद, त्रिलाक चंद्र, हुक्मा है, हुक्मा, केशु, चिमना और धुमान। लेकिन ये दोनों कलाकार जो हैं साहिब राम और लाल चितेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जोधपुर शैली के। अलवर शैली, देखिए अलवर शैली की जो स्थापना हुई है वो 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के समय में। जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह, और फेमस रहा है स्क्रॉल पेंटिंग के लिए। स्क्रॉल पेंटिंग आपको पता ही है, जैसा कि स्क्रॉल लाइक लंबा और लिपटवा टाइप होता है, ये खरवा इसे बोलते हैं, इस नाम से फेमस रहा है स्क्रॉल पेंटिंग के लिए। और ये कहाँ पर अलवर स्थित है? तो ये दिल्ली, दिल्ली और जयपुर के रेलवे मार्ग पर स्थित है अलवर शैली। और बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, प्रिय शासक, कला प्रिय शासक, उनका नाम था विनय सिंह। विनय सिंह, इनको बन्नय सिंह या विनय सिंह के नाम से जाना जाता है। अलवर का सबसे कला प्रिय शासक थे विनय सिंह। इनके टाइम में चित्रकारी कराया गया था, मुगल परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अलवर जो है वो मुगल व जयपुर का मिश्रण है, याद रखिएगा। अलवर किसका मिश्रण है? मुगल, मुगल प्लस, मुगल प्लस जयपुर, जयपुर का मिश्रण है अलवर शैली। अलवर शैली के महत्वपूर्ण कलाकार हैं डालू राम, जो भित्ति चित्रकार हैं। डालू राम बहुत फेमस है भित्ति चित्रकार। डालू राम भित्ति चित्रकार है, और शिव कुमार दूसरे हैं। ये दोनों जयपुर से आए और शिव कुमार वापस जयपुर चले गए थे। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर है। जयपुर मुगल, ब्रज, पाश्चात्य आदि संस्कृतियों के समन्वय से किस शैली का जन्म हुआ था? पूछा जा रहा है कि जयपुर, मुगल और ब्रज, अलवर शैली का जन्म हुआ था। अलवर शैली में पाश्चात्य प्रभाव किस कारण आया था? पाश्चात्य प्रभाव आया था 19वीं शताब्दी के कला होने के कारण, कंपनी शैली के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? तो कंपनी शैली के प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलवर शैली का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर शैली का जन्म हुआ था अलवर राज्य में।
अलवर राज्य के अतिरिक्त और किन क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखाई देता है? अलवर राज्य के अतिरिक्त बताना है, तो अलवर राज्य के अतिरिक्त जयपुर और भरतपुर में भी प्रभाव दिखाई देता है। राजा राव प्रताप सिंह ने किस कला को संरक्षण दिया? राजा राव प्रताप सिंह ने अलवर शैली को संरक्षण दिया था। शिव कुमार एवं डालूराम नामक चित्रकारों का संबंध है। शिव कुमार और डालूराम महत्वपूर्ण कलाकार थे अलवर शैली के। शिव कुमार व डालूराम ये दोनों कलाकार में से कौन सा जयपुर वापस लौट गए थे? शिव कुमार वापस लौट गए थे जयपुर। डालूराम नामक चित्रकार सिद्धहस्त थे। किसमें सिद्धहस्त हैं? जयपुर के जो डालूराम कलाकार थे बेसिकली फेमस रहे थे भित्ति चित्रण के लिए। अलवर शैली की उन्नति किस राजा के समय में हुई थी? अलवर शैली की उन्नति किस राजा के समय में हुई थी? उन्नति मतलब एक्सप्लोर किस राजा के टाइम में ज्यादा हुआ? बख्तावर सिंह के समय। बख्तावर सिंह किसके पुत्र थे? बख्तावर सिंह थे राजा प्रताप सिंह के समय में। बख्तावर सिंह के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बहुत फेमस आर्टिस्ट ने बख्तावर सिंह के समय के आर्टिस्ट बलदेव और सालिग्राम। अलवर शैली में गुलिस्ता की प्रतिलिपि चित्रांकित करवाने में कितना खर्चा आया था? गुलिस्ता की प्रतिकृति मतलब जो कंप्लीट कराई गई है अलवर शैली में, उसका जो खर्चा आया है वो लगभग 1 लाख रुपए आया था। राजमहल के शीश महल में राधा कृष्ण व शिव पार्वती वाले चित्र किसके समय में चित्रित किए गए थे, बनाए गए थे? महाराजा विनय सिंह, जिन्हें बन्ना सिंह के नाम से जाना जाता है, उनके समय में। यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी अलवर शैली का। अलवर शैली में वेदिकाओं के कामुक रूप बने हैं। अलवर शैली के जो चित्र बनाए गए हैं उसमें परदास का प्रयोग किया गया है। परदास बेसिकली होता है जो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग कही जाती है। परदास मीन्स हैचिंग का यूज किया गया है। आकृतियां गोल चेहरे बनाए गए हैं। चेहरे कैसे बनाए गए हैं? तो गोल चेहरे बनाए गए हैं अलवर शैली में। और यहाँ पे जो कद हाइट है वो बौनी बनाई गई है। ग्रंथ चित्रण मुगल प्रभाव के कारण बदरे मुनीर, गुलिस्ता तथा कुरान के आधार पर चित्रण कराया गया है। अलवर शैली में प्रमुख रूप से भित्ति चित्रकार के लिए डालूराम फेमस हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण करने के लिए एक विख्यात चित्रकार थे मूलचंद्र। मूलचंद्र बेसिकली हाथी दांत पर पेंटिंग करने के लिए फेमस थे। हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए मूलचंद्र फेमस रहे हैं। और बलदेव किस लिए फेमस थे? बलदेव, तो बलदेव फेमस रहे थे, इन पर मुगल चित्र का प्रभाव था। मुगल प्रभाव रहा था। छोटू जो थे वो छाया प्रकाश परदास, छोटू कलाकार थे जो परदास के लिए बहुत फेमस रहे थे। पेंटिंग में लाइट एंड शेड परदास का यूज करते थे। कुछ अन्य आर्टिस्ट हैं उदय राम, मूलचंद्र, बलदेव, छोटू, बुधराम, बख्शाराम, शालिग्राम और जमुनादास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल सेन, नानक राम और बुद्धराम आदि प्रसिद्ध चित्रकारों का किस शैली से संबंध है? अलवर शैली से। अलवर शैली के महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अलवर शैली में बेसिकली हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन हुआ है और स्क्रॉल पेंटिंग के लिए फेमस रहा है। भित्ति चित्र के लिए भित्ति चित्र जयपुर का प्रभाव रहा था अलवर शैली पर। विनय सिंह के दरबार में आगा मिर्जा व गुलाम अली जैसे सुलेखक भी रहे थे। बलदेव चित्रकार जो बनने विनय सिंह ने चित्रकारी सीखी। विनय सिंह के समय में ही महाभारत जो ग्रंथ है, महाभारत का लिपटवा 90 मीटर
लंबा बना था, याद रखिएगा 90 मीटर लंबा बना था महाभारत का जो स्क्रॉल पेंटिंग बनाया गया था। महाराजा जो बख्तियार थे, बख्तावर सिंह चंद्रशकी व बख्तेश नाम से कविताएं करते थे। बख्तावर सिंह चंद्रशकी बख्तेश नाम से कविताएं करते थे। इनका प्रमुख ग्रंथ था दान लीला। दान लीला दान लीला प्रमुख ग्रंथ था। अलवर में कृष्ण का 10 फीट लंबा व 2 फीट चौड़ा स्क्रॉल पेंटिंग बनाया गया था। स्क्रॉल पेंटिंग बनाया था जिसका लंबाई था 10 फीट और चौड़ाई था 2 फीट। नेपालिया कलाकार ने बनाया था, और ये बनाया किसने था? नेपालिया कलाकार ने। नेपालिया कलाकार ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है मुगल चित्रकला शैली, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। सो अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।